साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं सभी दुरुस्त होंगे। साथियों मैं आपको दिल्ली पुलिस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट गणित सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा और गणित में किस किस चैप्टर का क्या क्या रोल रहेगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। उन चर्चाओं को आरंभ करने के साथ साथ मैं संजय ओला अवसर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। साथियों साथ के साथ ये एक आगाज भी अपन करते हैं कि अवसर एकेडमी आपके लिए दिल्ली पुलिस का सेपरेट बैच लेकर आ रहा है। बैच बाइलैंग्वेज होगा और बाइलैंग्वेज के साथ साथ आपका जो कंटेंट होगा वो भी आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा। दोनों मोड में ये बैच प्रारंभ होने जा रहा है। बैच की विशेषता साथ में कि पर डे टेस्ट आपको मिलेंगे और एक वीकली फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। उस बैच को क्लासरूम से एक्सक्लूसिव लाइव दिया जाएगा कि आप घर बैठे दूर दराज किसी गांव ढाणी में बैठे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। इस सब के लिए मैं आपको शुरुआत यहां से करता हूं कि गणित का दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर क्या रोल रहेगा, उसका कितना वेटेज होगा, उनकी चर्चाएं करते हुए और अपन टॉपिक का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों तो साथियों मेरे साथ आप बोर्ड पर आ जाइए। इधर गणित की चर्चा अपन यहां पर अभी करने वाले हैं, मैथमेटिक्स की। दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डीपी। दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आएंगे किसके, मैथमेटिक्स के, आउट ऑफ 100, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्यूटर के होंगे। तो मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं आपके साथ में मैथमेटिक्स की। 15 क्वेश्चन में आप सिलेबस में वहां पर देखोगे तो आपको टॉपिक्स वहां मिलेंगे 13, 14, मतलब 13 से 14 टॉपिक वहां पर मिलेंगे। इनको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके मैं आपको टोटल 23 टॉपिक्स यहां पर पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे वहां पर आपको सिलेबस के अंदर एक टॉपिक मिलेगा अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। ये टॉपिक साथियों आपको वहां पर मिलेगा रेशियो प्रोपोर्शन। ये एक टॉपिक आपको वहां से मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक को अपन डिवाइड करके फिर पढ़ेंगे। किस तरीके से कि जैसे इसमें साझा पार्टनरशिप को भी दोस्तों शामिल किया जाता है। नंबर 2, इसी में मिश्रण को भी शामिल किया जाता है, एलिगेशन या मिक्सचर जिसकी अपन बात करते हैं। नंबर 3, इसी टॉपिक में एज कैलकुलेशन को भी कई बार शामिल कर लिया जाता है, आयु निर्धारण या एज कैलकुलेशन। नेक्स्ट जो इसमें है वो है दोस्तों कि मिश्र समानुपात को भी इसी के अंदर वो इंक्लूड कर लेते हैं, कई बार अलग नहीं देते हैं। मिश्र समानुपात, तो मिश्र समानुपात को भी हम अलग से पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क के साथ भी उसको कई बार शामिल कर लेते हैं, लेकिन अपन इनको सबको अलग अलग यहां पे पढ़ने वाले हैं कि चाहे वो साझा है, चाहे वो मिश्रण है, चाहे वो एज कैलकुलेशन है, चाहे वो मिश्र समानुपात है, इनको सबको हम डिफरेंशिएट कर करके पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन यहां हर एक टॉपिक को अलग से डिवाइड करके और फिर पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साथियों एक एक टॉपिक आपका बड़े ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे और ना ही मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज करूंगा। एक सिंपल फॉर्मेट में अपन स्टडी करेंगे और दोस्तों उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से करके चलेंगे।
मैं आपको जीरो से टॉप तक लेकर जाऊंगा। शुरुआत हम इस कदर करेंगे कि मैं ये समझूंगा कि हर स्टूडेंट बिल्कुल अनभिज्ञ है मेरे सामने, और जो भी स्टूडेंट बैठा है क्लासरूम में या वो लाइव बैठा है, मैं ये मानकर चलूंगा कि वो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता। और बिलीव कीजिए कि आप अगर इस सोच के साथ बैठेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तो दोस्तों क्लास के लास्ट तक, जब तक बैच फिनिश होगा, तब तक ये महसूस करेंगे कि अब मुझे बहुत कुछ आता है। और अगर आपने किसी ने ये सोच लिया कि मुझे ये तो आता है, तो दोस्तों ये भी सिंपल है कि आपकी सफलता मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि कोई भी सफलता तभी मिलेगी जब आप ये माने कि मुझे कुछ नहीं आता और फिर उसकी शुरुआत आप करते हैं। तो दोस्तों आपको भी पता है कि आप 100% एनर्जी के साथ में उस काम को पूर्ण शिद्दत के साथ में लगकर और कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो अगर 1 मिनट के लिए भी ये सोच लिया कि मुझे ये आता है, तो डेफिनेट से आप हैं चाहे मैं हूं, सभी का हाल यही होता है कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इन बातों के साथ में अपन शुरू करते हैं आगे कि दोस्तों ये तो बात थी एक नॉर्मली कि ठीक है 15 क्वेश्चन आने हैं और ये टोटल 23 टॉपिक्स होंगे जो अलग अलग, मैंने कहा कि इस तरीके से मैं डिवाइड करके आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया है, और जो आपका सिलेबस आएगा उसमें कई बार 13, कई बार 14, 13, 14 टॉपिक्स उसके अंदर आपको वहां पर एक तरीके से दिए जाएंगे विज्ञप्ति के अंदर, साथ में सिलेबस के साथ। दोस्तों किस तरीके से अपन शुरुआत करेंगे, क्या मेरा मेथड रहेगा, उसकी मैं चर्चा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपको मैं बखूबी उसको समझाने का प्रयास करूंगा और आपके माइंड में ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है। तो मैं कुछ बेसिक बातों के साथ में आपकी शुरुआत यहां पे कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, स्पेशली अर्थमेटिक को पढ़ने के लिए, हमें दोस्तों कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। उन बेसिक बातों के साथ में शुरुआत अपन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं आपको जो गणित पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक, दोस्तों वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक यूनिटरी मेथड के साथ में, एक एक नियम के साथ। एक एक नियम आपने सबने पढ़ा है 6th क्लास से, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। वही एक एक नियम हम यहां पर अप्लाई करके और प्रत्येक क्वेश्चन को रेशियो से हम यहां पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो फटाफट कॉन्फिडेंस के साथ में आप सोल्व करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। वो बेसिक बातें क्या होंगी, जैसे मैं सबसे पहले एक बात करूं दोस्तों कि एक बहुत ही सिंपल सी थिंक है कि मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपने ये पढ़ा होगा सबने कि ये जो एक साइन है ये किसका है, अनुपात का है, आप कहेंगे। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, तो हो सकता है आप में से किसी को पता ना हो। तो अनुपात का जो मीनिंग है वो डिवाइडेशन होता है। क्या होता है, डिवाइडेशन, भाग जिसको अपन कह रहे हैं यहां पर। एक दूसरा साइन होता है बेटा, ये होता है समानुपात का, प्रोपोर्शन जिसको अपन कहते हैं। इसका जो मीनिंग है वो होता है इक्वल। जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपने ये देखा होगा कि कहीं पर ये लिखा हुआ है ए अनुपात बी, दैट मीन्स दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि हम इसको ये लिख सकते हैं ए अपॉन बी, मतलब ए बटे बी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बात। नंबर 2, दूसरा मैंने कहा कि ये समानुपात, कि जैसे आपने एक में रीजनिंग में भी देखते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी समानुपात, प्रोपोर्शन के अंदर आप देखते हैं कि जैसे इस तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अपॉन सी अनुपात डी। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, देखो अनुपात का मीनिंग तो अभी बता दिया मैंने, तो ये क्या है ए बटे बी, और समानुपात का मीनिंग क्या होता है, इक्वल। तो हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। और साथियों आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही करते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। तो दोनों का मीनिंग आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है, कई स्टूडेंट्स को आप में से हो सकता है कि जानकारी ना हो कि अनुपात का मतलब भाग होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब दोस्तों इसके बाद में जो बातें आएंगी वो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप में से हर एक स्टूडेंट को यह जानकारी लग जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, तो साथियों मुझे यह लगता है कि आप में से हर एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, चाहे वो बेसिक कंसेप्ट से करे, चाहे वो कोई शॉर्ट ट्रिक से करे। लेकिन अगर ये जानकारी लग जाए कि इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है,
तो 100% आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। क्योंकि आप कंफ्यूज कहां होते हैं, आप कंफ्यूज यहीं पर होते हैं जाकर क्वेश्चन में कि क्या तो दिया है और क्या पूछा है, तो क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों बातें पता होना आपको बहुत नेसेसरी है। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी साथ में सिखाने वाला हूं कि आप पहले ये क्लियर हो जाएं कि हर एक क्वेश्चन को पढ़ते आपको पता लग जाए कि इसमें क्या तो दिया है और क्या पूछा है। तो दोस्तों उसके बाद में हम आगे की चर्चा फिर करेंगे। इसके लिए मैं आपको यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों ये बता रहा हूं कि गणित का जब भी साथियों कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपके सामने 3 वर्ड आएंगे। सबसे पहला कुल, कुल का मीनिंग है टोटल, मतलब सबका योगफल। दूसरा शब्द आपको मिलेगा दोस्तों अंतर, डिफरेंस। और अंतर हमेशा केवल और केवल दो के मध्य होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कई स्टूडेंट्स के माइंड में यह भी रहता है कि सर 2 से ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि बेटा 3 लोग हैं ए, बी एंड सी। मैंने कहा इसके पास 500 है, जो भी वैल्यू है, इसके पास 300 है और इसके पास यहां पर 1000 में मान लेता हूं ये है। ठीक है। अब बेटा मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इन तीनों के बीच कितने का अंतर है, तीनों के बीच कितने का अंतर है। तो क्या आप बता पाओगे क्या? आपका आंसर होगा कि सर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 500 है, इसके पास 300 है, इसके पास में 1000 है, तो आप देखोगे यार इसके पास तो 200 कम है, फिर इसके पास कहोगे 700 ज्यादा है, तो हम इसकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तुलना नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा बताओ ए और बी का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे कितने का है, सर 200 का है। तो ए के लिए कहोगे तो आप कह दोगे साहब ए के पास 200 ज्यादा है, और बी के लिए कहोगे तो बी के पास 200 कम है। ऐसे ही मैं अगर बी और सी की बात करूंगा तो तुरंत आप कह दोगे कि साहब 700 का डिफरेंस है 700 का। कह दोगे या नहीं कह दोगे? आया ना? तो अब आप यहां पर जैसे मैं कहूंगा कि बताओ सी के पास कितना ज्यादा, तो आपका तुरंत जवाब आएगा कि सर क्या बात करते हो, 700 रुपए है। जैसे मैं कहूंगा कि बी के पास सी से कितना कम, अगेन आप कहोगे सर 700 रुपए। मतलब जैसे ही 2 की बात आई तो आपने क्या किया, तुरंत उसका जवाब दे दिया कि ये इससे इतना ज्यादा है या फिर ये इससे इतना कम है। तो आज के बाद ध्यान रखना कि अंतर, डिफरेंस केवल और केवल 2 के मध्य होता है दोस्तों, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो डिफरेंस कितने के बीच फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 के मध्य हम अंतर फाइंड आउट कर सकते हैं, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो मैं जो वर्ड हूं कि अभी आपसे मैंने बात करी कि नंबर 1 दोस्तों जो पहला वर्ड है वह भी अपन ने यहां पर देखा, जो मैंने आपको बताया कि पहला वर्ड जो आपका आएगा वो आएगा कुल, जिसको हम यहां पर टोटल कह सकते हैं। साथ में इसका जो मीनिंग लेकर हम चलेंगे, हम कह देंगे कि सम ऑफ ऑल, या फिर हम कहेंगे सभी का योगफल इसका अर्थ होता है। क्या होता है इसका मीनिंग? सबका योगफल। दूसरा एक वर्ड आता है दोस्तों अंतर। अंतर, अंतर को हम यहां पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस। डिफरेंस केवल और केवल कितने के मध्य होगा, 2 के मध्य होगा। केवल कितने के मध्य होगा, 2 के मध्य होगा दोस्तों। तीसरा आएगा यहां पर किसी एक का। क्या वर्ड होगा दोस्तों? किसी एक का होगा, किसी एक का। दैट मीन्स ए का, बी का, सी का, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये 3 वर्ड हैं दोस्तों। नंबर 1 कुल, नंबर 2 अंतर, नंबर 3 किसी एक का। किसी भी क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन 3 में से केवल 2 वर्ड मिलेंगे दोस्तों, जिसमें एक की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। एक, अगर जैसे आप यहां पर एग्जांपल देखिए कि अगर क्वेश्चन में उसने कहा कि सबका योगफल इतना है, तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि या तो आपसे अंतर पूछेगा या किसी एक का पूछेगा। जैसे ही बात ये आ रही है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर दिया जाए कि भाई अंतर इतना है, तो आप ये समझ जाइए या तो कुल पूछेगा या कोई बाकी 2 का अंतर पूछेगा या फिर किसी एक का मान पूछेगा। जैसे ही किसी एक की वैल्यू दे दी जाए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर वो टोटल पूछ सकता है
या फिर कोई भी दो का अंतर पूछ सकता है, या फिर किसी एक का मान पूछ सकता है जो बच गए अपने पास में, बाकी उनकी वैल्यूज हमसे फाइंड आउट करवा सकता है। तो इन तीन आज के बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों तीन में से कितने वर्ड मिलेंगे, आप कहेंगे सर दो वर्ड मिलेंगे, और दोनों वर्ड में से ऐसा होगा कि एक की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाई जाएगी वहां पर। क्लियर है? और जो आप यहीं से उसको एक वेरीफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी आपको इन तीनों वर्ड में से आपको दिखे एक वर्ड जिसकी वैल्यू दी गई है, बाकी के क्वेश्चंस आपके माइंड में खुद के आ जाएंगे कि हमसे ये फाइंड आउट यहां से करवा सकता है। जैसे देखो मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल कि मैंने दोस्तों दो लिए ए और बी, और ए और बी की वैल्यू यहां पर मैंने कुछ भी लेकर चल ली, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अनुपात लिया दोस्तों 3:5। अब मैं कोई क्वेश्चन का यहां पर एग्जांपल में ले रहा हूं, और एग्जांपल में मैंने कहा कि आपको गिवन है, जो दिया है वो क्या दिया गया, आपको दिया कि भाई इनका जो योगफल है, मतलब जो अपन टोटल की बात कर रहे हैं, कि वो कह दिया जाए कि इनका जो योग है, चाहे वो लाभ की बात करे चाहे कोई राशि की बात करे, और वो कह दिया जाए यहां पे कि भाई इन सब का जो योगफल है वो 12,000 रुपए है दोनों का। कितना है? 12,000। तो आपने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा कि आपको क्या दिया गया, मतलब योगफल दिया गया, योगफल दिया, तो अब क्लियर हो गई आपके माइंड में, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि या तो आपसे अंतर पूछने वाला है या किसी एक का मान पूछने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही अगर वो यहां पर आपको दोस्तों अंतर दे दिया जाए, तो बताइए मेरे साथ साथ फटाफट से आप कमेंट करिए कि अगर अंतर दे दिया जाए इन दोनों का, तो अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है। आप कहोगे सर कि दो वर्ड बचे, या तो उनका योगफल पूछेगा, या फिर ए की वैल्यू पूछेगा, या फिर वो बी की वैल्यू पूछेगा। इज दैट क्लियर? यही होगा। ओके, अगर वो यहां पर मान लीजिए कि आपके पास ए की वैल्यू दे दी, कि ए की वैल्यू यहां पर कुछ भी उसने दे दिया एक मिनट के लिए, कि मैं इसको तो मैंने मिटा दिया यहां पे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अब किसकी वैल्यू दे रहा है दोस्तों, वो ए की वैल्यू यदि आपको यहां पर दे रहा है, और मैंने यहां पर मान लिया कि भाई उसने आपको 3600 दे दी, तो अब मुझे बता दो फटाफट से दोस्तों कि क्या क्या आपसे पूछ सकता है। आप कहोगे देखो किसी एक का तो दे दिया, तो आप शुरुआत करोगे कहां से, कि आप कहोगे सर कि वो आप हमसे टोटल पूछ सकता है। क्लियर? पहला। दूसरा, वो डिफरेंस मतलब अंतर पूछ सकता है हमसे, ये भी क्लियर हो गया। नंबर 3, ए की वैल्यू दे दी तो आपसे बी का भी मान पूछा जा सकता है, बी की वैल्यू आपसे यहां पर फाइंड आउट करवा सकता है। तो केवल यही क्वेश्चन तो बचे, इसके अलावा अगर आप ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन हमारे पास में बचा ही नहीं, यही क्वेश्चन हमारा वहां पर बनने वाला है। तो ये चीज आपकी सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए। तो मेरे साथ साथ फटाफट से दोस्तों आप रिपीट करोगे और मुझे बताओगे कि आज के बाद आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन में टोटल आप कितने वर्ड ढूंढेंगे, तीन में से किसी भी क्वेश्चन में क्या कितने वर्ड मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। इन शब्दों को नोट करके रख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, और फटाफट से माइंड में आना चाहिए। मेरे साथ साथ रिपीट करो आप। नंबर 1 सबसे पहला कौन सा वर्ड होता है, कुल मतलब योगफल। नंबर 2 अंतर डिफरेंस, कोई भी दो के मध्य होता है। और नंबर 3 किसी एक का, क्वेश्चन में एक की वैल्यू देगा और दूसरे की वैल्यू हमसे पूछेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों शब्दों की बात, ये पहचान की बात कि हम क्वेश्चन में कैसे पहचाने कि क्या दिया और क्या पूछा। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा यहां पर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इसके बाद में कि जो बेसिक जो बात अपने पास में है वो क्या होगी। दोस्तों अब जो बात आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे यहां जाकर भी कंफ्यूज होता है कि कई बार जब रेशियो को रखना सिखाया जाता है, रेशियो की जो एक स्टेप बताई जाती है, तो स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर अंश में क्या रखें, हर में क्या रखें, मतलब न्यूमिनेटर में क्या रखें और डिनोमिनेटर में क्या रखें। क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कभी तो रेशियो परसेंट का ले रहे हैं, कभी रेशियो हम अंक का ले रहे हैं मतलब मार्क्स का ले रहे हैं, कभी वोटों का ले रहे हैं, कभी कोई मूल्यों का ले रहे हैं, कभी कोई जनसंख्या का ले रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूज कर देती है। और साथियों इसके लिए मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि रेशियो जो है वो हम किस तरीके से लेकर चलें, अंश में क्या रखें और हर में क्या रखें। ये बात ये देखिए आज के बाद बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। मैं यहां पर लिख रहा हूं a/b, ठीक है, a/b। तो ये तो क्या है दोस्तों आपका अंश, न्यूमिनेटर। क्लियर है? अंश।
और ये क्या है दोस्तों, हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया। अब अंश में हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं साथियों कि अंश में लिखेंगे जिसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है, वो तो लिखा जाएगा कहां पर, अंश में। या फिर मैं इसी को लिख देता हूं यहां पर नंबर 2 दोस्तों, कि यहीं पर जो आएगा वो क्या आएगा, कि या इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है दोस्तों, क्लियर, तुलना की जाती है मतलब जिसकी कंपैरिजन किया जाता है, वो आता है न्यूमिनेटर मतलब अंश के अंदर। या हम ये कहेंगे कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो तो अंश में न्यूमिनेटर में रखी जाएगी। नंबर 2 हर की बात आती है तो हम ये कहेंगे यहां पर कि दोस्तों जिस वैल्यू या जिस अनुपात के आधार पर, जिसके आधार पर हमें मान ज्ञात करना है उसकी वैल्यू नीचे आती है, जिसके आधार पर मान ज्ञात करना है, क्लियर, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो गिवन वैल्यू होती है, नंबर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नीचे वो वैल्यू आएगी जिसके आधार पर तुलना की जाती है, जिसके आधार पर तुलना की जाती है, जिसके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मैंने दोनों वर्ड आपको यहां पर लिख दिए। नंबर 1 जिसका मान ज्ञात करना है मतलब जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो न्यूमिनेटर में आएगी मतलब अंश में आएगी। या फिर हम कहें जिसकी तुलना की जाती है, जिसका कंपेयर किया जाता है वो न्यूमिनेटर के अंदर अंश में आती है। नंबर 2 जिसका मान दिया जाए या जिसके आधार पर मान ज्ञात करते हैं वो वैल्यू कहां आती है, हर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर। नंबर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसके आधार पर तुलना की जाती है या जो वैल्यू गिवन होती है वो आती है डिनोमिनेटर के अंदर। इज दैट क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि दोनों बातें अलग अलग क्लियर हो गई होंगी, इसको भी नोट करके रखना। इसके एग्जाम्पल मैं दूं, देखो जैसे यहां पर कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिखा साथियों यहां, और एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके से आपको लिख रहा हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने कहा कि भाई 550 25,000 मतलब 25,000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्लियर है? ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा मतलब परसेंटेज। इसमें अब हमें ये देखना है कि वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है और वैल्यू गिवन कौन सी है। तो दोस्तों एक का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वहां पर इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर, प्रतिशत, परसेंटेज का साइन सेम होता है, बाकी परसेंटेज वहां पर मिल सकता है। अब क्वेश्चन में इसमें देखो आप कि हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, मतलब ये बात आई अंश में किसको रखें और हर में किसको रखें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या रखा जाए। तो आप जब कभी भी देखो तो आप हिंदी में देखो तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि जिस वैल्यू के बाद में का आता है, जिसकी वैल्यू के बाद में का आता है वो हमेशा हर में रखी जाएगी, मतलब उसके आधार पे हम ज्ञात करते हैं। नंबर 2 कि जो वैल्यू बच गई उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। अब इसमें जब पढ़ोगे ध्यान से तो स्पष्ट आपके समझ में आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है यहां पर कि देखो 550 25,000 का कितना प्रतिशत है, मतलब क्या ज्ञात करना है, 500 का मान किसके आधार पर, 25,000 के आधार पर। तो आप कहोगे सर अभी आपने हमें सिखाया है, तो बताओ दोस्तों यहां पर अंश में क्या रखोगे, 550 रखोगे और हर में क्या रखोगे, 25,000, मतलब न्यूमिनेटर के अंदर आपका क्या आएगा 550 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा 25,000 आपके पास में यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को यहां पर एक तरीके से इसमें पुट करेंगे, रखेंगे, मतलब इसमें कहीं कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे उस अकॉर्डिंग अपन इनको रखते हुए चले जाएंगे। तो यहां मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि अंश में क्या आया और हर में
क्या आया। तो आप ये देख सकते हो कि इतनी बेसिक से बेसिक बात भी मैं आपको सिखा के चलूंगा यहां पर। मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि स्टूडेंट को आता होगा यार, चलो नहीं, वो चीज अपन यहां पर नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट अपन जैसे इसमें लें कि और जो अगली जो बेसिक बात आएगी वो क्या है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपसे बात करी थी यहां पे, एक एक नियम मतलब यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, एक एक नियम, ये क्या होता है। तो यूनिटरी मेथड क्या है, एक एक नियम क्या है, हम इसकी चर्चा थोड़ी सी यहां पर करते हैं। साथियों मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक एक नियम का मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी वैल्यू का एक का मान फाइंड आउट कर लें, एक का मान यदि हम ज्ञात कर लें, तो हम ये हमें पता है कैलकुलेशन कि हम फिर जितने का चाहें उतने का हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि अगर आप कहीं पर भी मान लीजिए कि दुकान पर जाते हैं, किसी पर भी सब्जी की दुकान पर आप गए और सब्जी की दुकान पर जाकर आप सीधा सा भाव पूछते हैं कि साहब ठीक है बताइए टमाटर क्या भाव है, और आपको दुकानदार ये कहता है कि भाई 40 रुपए, और आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो जो भाव बता रहा है, आप खुद बताइए सोचकर देखिए कि वो 1 केजी का बता रहा है 1 क्विंटल का बता रहा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई 40 रुपए का 1 किलो है। नंबर 2 कि और एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप कहीं पर कोई वस्तु लेने के लिए गए, एक लाइट की दुकान पर गए, लाइट खरीदने के लिए गए, एक पर्टिकुलर साइज आपने वहां पर देख लिया कि मुझे इस साइज की लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, तो आप जैसे लाइट देखते देखते उससे भाव पूछेंगे कि भाई साहब इस लाइट का भाव बताइए, इसकी रेट क्या है, तो तुरंत उस लाइट की रेट बताएगा और आप समझ जाएंगे कि एक लाइट की रेट आपको यहां पर बता रहा है। यही होगा या नहीं होगा। तो जब एक का मान आपको पता लग गया, और ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी सबकी कि अब जब भी हम कहीं जाते हैं कोई भाव पूछते हैं तो हम उसको समझ जाते हैं कि एक वस्तु का भाव बता रहा है। कभी भी ये नहीं कैलकुलेट करते अपन कि इतनी वस्तु का भाव बता रहा होगा, ये 10 किलो का भाव बता रहा होगा, आप तुरंत समझेंगे कि ये सिर्फ 1 किलो का भाव की बात यहां पर कर रहा है। उसके आधार पर जब आपको पता लग गया कि एक का मान इतना है, और जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बताओ 10 का कितना है, तो आपके माइंड में तुरंत एक कैलकुलेशन निकल कर आएगी कि साहब इसको 10 से गुणा कर दें तो 10 का भाव पता लग जाएगा। और यही साथियों एक एक नियम है। इसी के आधार पर हम जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सबको हम सोल्व करने वाले हैं, एक ही नियम के आधार पर ही। कि हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे अगर हमें परसेंट का मान फाइंड आउट करना है, प्रतिशत का मान, तो हम 1% का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर मुझे यहां पर वस्तुओं का मान ज्ञात करना है तो एक वस्तु का मान ज्ञात कर लूंगा। अगर मुझे कहीं पर कोई व्यक्तियों की कोई आयु ज्ञात करनी है कि भाई सबकी आयु कितनी होगी, तो मैं एक व्यक्ति की आयु ज्ञात कर लूंगा। और दूसरी स्टेप में हमारे पास ये आएगा कि जितने का पूछेगा उतने से हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे और अपने पास में यहां पर आंसर आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एक नियम से सभी क्वेश्चंस को यहां पर सोल्व करेंगे। मतलब आपको क्या करना है कि हमेशा एक का मान ज्ञात कर लेना है और जितने का पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर एक सिंगल स्टेप में निकल कर आ जाएगा। इसको जब आप यहां पर देखो कि मैं एक एग्जांपल के साथ में यदि आपको साथियों यहां पर समझाऊं तो आपको और परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि हां इसका किस तरीके से अपन सॉल्यूशन समझें। वो देखिए आप, एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखकर चल रहा हूं। एक एग्जांपल हमने दोस्तों यहां पर लिया कि मैंने कोई भी दो व्यक्ति यहां पर लिखे ए और बी। दोस्तों इनका एक रेशियो मैंने दे दिया कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी दो व्यक्ति हैं और एक व्यापार में इन्होंने साझेदारी करी, पार्टनरशिप करी, अलग अलग अपने हिसाब से कैपिटल लगाया और उस कैपिटल का जो रेशियो है, उसका जो अनुपात है पूंजी का, वो मैं यहां पर लिख दूं फिर वापस से कि जैसे 5:7 यहां पर इनका निकल कर आया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद में क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे जो मैंने वो 3 वर्ड दिए थे उनको याद कीजिए वापस से कि या तो कुल लाभ देगा या फिर दो का अंतर देगा या किसी एक का लाभ देगा। क्वेश्चन में हम मान लेते हैं यहां पर कि अपने पास दोस्तों क्वेश्चन में कुल लाभ दिया हुआ है, कुल लाभ, और क्वेश्चन में कहा गया कि दोस्तों इनका दोनों का मिलाकर कुल लाभ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन 28,400 रुपए है। कितना दे दिया? 28,400 रुपए, ये कुल लाभ दे दिया। अब कुल लाभ दे दिया तो आपके पास सबसे पहली जो बात है वो कि मैंने आपको कहा कि आपको दो वर्ड ढूंढने हैं कि दिया क्या और पूछा क्या। तो आप जैसे ही देखेंगे कि क्या वैल्यू दी हुई है वो स्पष्ट मिलेगी आपको उन्हीं 3 वर्डों में से। तो आप जैसे ही देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको पता लगा और आपने कहा कि सर इसमें जो दिया हुआ है वो कुल लाभ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब जब कुल लाभ दिया है तो अब बाकी आपके पास में शब्द कितने बच गए साथियों? आप कहोगे सर 2 बच गए। नंबर 1
अंतर और नंबर 2 किसी एक का। वो तो हो गई क्वेश्चन की बात। अब अपन बात कर रहे हैं एक एक नियम को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें एक एक नियम क्या कहेगा इसके अंदर, वो देखिए आप। तो मैंने कहा कि एक एक नियम में सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले ये ढूंढना है कि दिया क्या। तो आपने देखा कि कुल लाभ दिया, कुल लाभ दिया, तो मैं कह सकता हूं कि कुल अनुपातों का मान आपके पास में दिया गया है। तो अनुपातों का जो योग है टोटल वो कितना आ गया दोस्तों, 12। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 12 अनुपात का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 28,400। और जब आप इसको यहां पे रखोगे तो आप ये कहोगे कि 12 अनुपात का मान दिया हुआ है 28,400। तो दोस्तों आप ये वापस ये कह सकते हैं कि भाई यहां पर इसलिए एक अनुपात का मान कितना होगा, आप कहेंगे साहब 28,400 बटे 12। ये होगा या नहीं होगा एक अनुपात का मान दोस्तों, यस और नो? तो आप कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली यही वैल्यू अपने पास में आएगी वहां पर। अब जब आप एक अनुपात का मान आपके पास में क्वेश्चन में निकल कर आ गया तो अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया, आसान हो गया कि आप जितने अनुपात का चाहें उतने की वैल्यू फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। और बिल्कुल एक सिंगल स्टेप में आपका यहां पे आंसर निकलकर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो आप जब एक अनुपात का मान जब आपने निकाल दिया, अब मैं आपसे अगर पूछूंगा तो आप फटाफट जो है सेकंड्स में आप आंसर देते चलेंगे और आप कहेंगे सर कि हाँ अब हम आप जो पूछोगे उसी का आंसर आपके सामने यहां पर दे देंगे। तो आप ये देखिए कि अब वैल्यू मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी, बताओ भाई ए का कितना। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि एक अनुपात का मान आ गया, जितने का पूछे उतने से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो यहां जो वैल्यू आपके पास में आई तो आप ये कहेंगे कि भाई देखो एक अनुपात का मान आ गया 28,400 बटे 12। अब उसने क्या पूछा, ए का, तो ए का पूछा तो ए के अनुपात से गुणा कर दो, मतलब कितना, 5 से। दैट इज आंसर, यही आपकी वैल्यू होगी। मैं आपसे पूछूंगी बेटा बी का बताओ, बी का क्या आएगा, तो आप कहेंगे साहब एक अनुपात का मान तो हमने पहले निकाल लिया, एक अनुपात का मान है 28,400 बटे कितना, 12, और हमें कितने का चाहिए यहां पर, 7 का। नंबर थर्ड मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों का डिफरेंस बताइए, मतलब मैंने आपसे पूछा साथियों क्या कि b माइनस ए की वैल्यू आप बताइए। तो आप यहां से कहेंगे कि साहब एक अनुपात की वैल्यू तो है 28,400 बटे 12 और हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस, मतलब अंतर चाहिए। अंतर जब चाहिए तो भाई अंतर से ही आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का अंतर कितने का है, 2 का, तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप, 2 से। ये आपका एक आंसर निकल के आ गया यहां पर। तो दोस्तों आप इसको बखूबी यहां पर आई थिंक उम्मीद करता हूं कि परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड क्या कहता है और किस तरीके से हम क्वेश्चनों को यहां पर यूनिटरी मेथड में सोल्व करेंगे। तो वापस एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एक एक नियम क्या कहता है कि भाई जिसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसमें क्या करो कि उसका एक का मान याद कर लो। अनुपात की करनी है तो एक अनुपात का, परसेंटेज मतलब प्रतिशत का मान आपको अगर फाइंड आउट करना है तो 1% का आप कर लीजिए। वस्तुओं की संख्या की कहीं पर बात है तो एक वस्तु का मान याद कर लीजिए, और कहीं पर अंकों की बात है तो एक अंक का मान याद कर लीजिए। और एक का मान आने के बाद में आपका जितने का पूछे उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। यही एक एक नियम है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें थी यहां पर इस क्लास में जो अपन ने यहां पर चर्चा करी। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इतनी चर्चाएं जो हैं परफेक्टली आपको यहां पर समझ में आएंगी। बहुत बेसिक बातें मैंने यहां पे बताई हैं, और भी बेसिक बातें अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं आपसे लास्ट में फिर से अपील करता हूं कि साथियों अपना कोई भी साथी जो स्पेशली दिल्ली पुलिस की अगर यहां पे तैयारी करना चाह रहा है, दिल्ली पुलिस का उसका सपना साकार करना चाहता है, तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप अवसर एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करें और अवसर एकेडमी के जो कांटेक्ट नंबर हैं उन पे संपर्क करके आप जानकारियां लें। और ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करने के बाद में आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि हाँ मैं मेरा वर्दी का सपना यहां से पूरा करके जा सकता हूं। और ये निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां से निराश होकर कतई नहीं लौटेंगे। आपको एक विश्वास भरा भरोसा यहां से मिलेगा और आपको उम्मीद जगेगी कि हां मैं बिल्कुल मेरा सपना यहां से साकार कर सकता हूं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।